चंद्रनाथ भाग 11। 1-2 साल तक चंद्रनाथ को अपने घर से कोई संबंध ही नहीं रहा। केवल रुपये की जरूरत पड़ने पर वह सरकार को पत्र लिख देता और सरकार लिखे हुए पते पर रुपया भेज देते। दुखी होकर हरकाली बीच बीच में उसे चिट्ठियां लिख देती। बृज किशोर लौट आने के लिए चिट्ठी लिखते। मणिशंकर ने 2-1 पत्र लिखे थे कि उनकी शारीरिक हालत बिगड़ती जा रही है। ऐसे समय में एक बार उसे देखने की इच्छा होती है। पहले चंद्रनाथ ने उन बातों पर ध्यान नहीं दिया, किंतु जिस दिन हरिबाला ने लिखा कि एक बार आओ, कुछ कहना है, उसी दिन वह टिकट लेकर गाड़ी में जा बैठा। हरिबाला यदि कुछ कहे, यदि कोई चिट्ठी, कोई हस्तलिखित प्रमाण दिखलाए, याद उसे विगत सुखों का आभास मिल सके तो कोई बात नहीं। फिर भी चंद्रनाथ तुरंत ही घर पहुंच जाना चाहता था, परंतु जिस आशा से इतनी दूर से दौड़ा आया, घर पहुंचने पर वैसा कुछ भी नहीं दिखा। हरिबाला से भेंट होने पर उसने पूछा, ठान दीदी, और कुछ नहीं कहोगी? नहीं, और कुछ नहीं। निराश होकर चंद्रनाथ ने कहा, तो बेकार ही तकलीफ देकर लौटा लिया। घर ना आना क्या अच्छा नहीं लगता चंद्रनाथ? इसके बाद लंबी सांस छोड़कर बोली, दादा, जो होना था हो गया। अब तुम्हारी गृहस्थी ना बनने तक हमें चैन नहीं मिलेगा। चंद्रनाथ ने उदास मुंह फेरकर कहा, तो मैं क्या करूं? किंतु मणिशंकर ने किसी तरह नहीं छोड़ा। हाथ पकड़कर कहा, बाबा, मुझे माफ करो। उसी दिन से जिस आग में जला जा रहा हूं, उसे केवल अंतर्यामी ही जानते हैं। चंद्रनाथ को दुख हुआ, परंतु कोई बात कह नहीं सका। मणिशंकर फिर कहने लगे, विवाह करके गृहस्थ बन जाओ। मैंने तुम्हारे मन लायक लड़की खोज रखी है, केवल तुम्हारी राय की देर है। अभी वचन नहीं दिया। बेटा, एक गृहस्थी खत्म होने पर आदमी क्या दूसरी गृहस्थी शुरू नहीं करता? चंद्रनाथ ने धीरे धीरे कहा, एक गृहस्थी खत्म हो गई, यह जानने पर कर सकता हूं। दुर्गा दुर्गा, ऐसी बात ना हो बाबा। चंद्रनाथ चुप हो गया। मणिशंकर ने हठात रोककर कहा, मेरे मन में होता है कि मेरे ही कारण तुम्हें गृहस्थी छोड़नी पड़ी। यह दुख मेरे मरने पर भी खत्म नहीं होगा। चंद्रनाथ ने बड़ी देर तक सोचकर कहा, कहाँ संबंध स्थिर किया है? मणिशंकर आंखें पोंछकर उठ बैठे, बोले, कलकत्ते में। तुम एक बार खुद ही देखाते तो अच्छा होता। चंद्रनाथ ने कहा, ठीक है, तो कल ही जाऊंगा। मणिशंकर ने आशीर्वाद देकर कहा, वही करो। यदि पसंद हो तो लिखना, मैं घर भर को लेकर एक बारगी कलकत्ता आ पहुंचूंगा। कुछ देर में बोले, मुझे और अधिक दिनों तक नहीं रहना है चंद्रनाथ। तुम्हें सुखी और गृहस्थ देखकर मैं चैन से मर सकूंगा। दूसरे दिन चंद्रनाथ कलकत्ता आया। साथ में मामा बृज किशोर भी आए थे। लड़की देख चुकने के बाद बृज किशोर ने कहा, कन्या देखने में लक्ष्मी लगती है। चंद्रनाथ मुंह फेरे रहा, अच्छा बुरा कुछ भी नहीं बतलाया। स्टेशन आकर टिकट लेकर दोनों ही गाड़ी में जा बैठे। बृज किशोर ने पूछा, तो बाबा जी, पसंद तो आई ना? चंद्रनाथ ने सिर हिलाकर कहा, नहीं। बृज किशोर जैसे आकाश से जमीन पर गिर पड़े। ऐसी लड़की और फिर भी पसंद नहीं आई? चंद्रनाथ ने सिर हिलाकर कहा, नहीं। बृज किशोर मन ही मन सोचने लगे कि उन्होंने सरयू को नहीं देखा था। इसके बाद निर्दिष्ट स्टेशन पर ट्रेन रुकी और बृज किशोर उतर गए। चंद्रनाथ ने टिकट इलाहाबाद का लिया था। बृज किशोर ने कहा, तो कब तक लौटोगे? काका को मेरा प्रणाम कहकर बतला दीजिएगा कि जल्दी आने की इच्छा नहीं है मेरी। मणिशंकर ने यह बात सुनकर सिर पीटकर कहा, जो होना होगा वह होगा। मैं स्वस्थ होते ही खुद ही जाकर बहू को लौटा लाऊंगा। झूठ मूठ ही समाज के भय के कारण हमेशा के लिए नरक का भागी नहीं बनूंगा। और समाज का दोष ही क्या, दोष तो मेरा ही है। हरकाली ने यह खबर सुनकर दांत से दांत रगड़कर कहा, दिमाग खराब हो गया है क्या? सरकार को बुलाकर उसने पूछा,
चंद्रनाथ ने क्या कहा था? सरकार ने बताया। आज तक कितना रुपया काशी भिजवाया गया, बस इतना ही पूछा। हरकाली चेहरे का भाव अत्यंत भीषण बनाकर चली गई। चंद्रनाथ ने इलाहाबाद का टिकट लिया था, परंतु बीच में अकस्मात संकल्प बदल गया और वह काशी आ पहुंचा। साथ में जो 2 नौकर थे, उन्होंने किराए की गाड़ी तय करके सामान इत्यादि चढ़ा दिया। चंद्रनाथ उसमें नहीं बैठा। उन लोगों को डाक बंगले पर इंतजार करने के लिए कहकर पैदल ही एक और निकल पड़ा। रास्ता चलते उसे तकलीफ हो रही थी। मुंह सूखकर पीला हो गया और अपना कदम रखना उसे ऐसा लगता था जैसे वह अपनी छाती पर पांवों से चोट मार रहा हो। फिर भी वह चलता ही जा रहा था, रुक ना सका। धीरे धीरे हरिदयाल का घर नजदीक होता नजर आ रहा था। सब ही जैसे उसका विशेष परिचित रास्ता था। गली के मोड़ पर वह पहचानी हुई दुकान ठीक उसी तरह थी। दुकान का मालिक उसी तरह मूड़े पर बैठकर फुलौड़ी बना रहा था। चंद्रनाथ एक बार खड़ा हो गया। दुकानदार ने सिर उठाकर देखा, परंतु साहबी पोशाक वाले बाबू को साहस करके फुलौड़ी खरीदने का अनुरोध नहीं कर सका। एक बार देखकर फिर अपने काम में लग गया। चंद्रनाथ चला गया। इस मोड़ के बाद उसके पैर आगे ही नहीं बढ़ते थे। काशी की संकरी गलियों में जरा भी हवा नहीं थी। सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। 2-1 कदम चलते ही वह रुक जाता, फिर चलता, फिर रुक जाता। रास्ता जैसे कटता ही नहीं था। फिर भी वह चाहता था कि रास्ता खत्म ना हो। रास्ता खत्म होने पर ना मालूम क्या देखने को मिले। इसके बाद वह हरिदयाल के घर के सामने आकर खड़ा रहा। पुकारना चाहा, परंतु गला सूख गया था। रूंधा स्वर और टूटे शब्द रुक जाते। घड़ी खोजकर देखा, 9 बज गए थे। तब साहस करके पुकारा, ठाकुर, दयाल ठाकुर। किसी ने उत्तर नहीं दिया। गली में जाते हुए लोगों ने संभवतः लौटकर देखा। चंद्रनाथ ने फिर पुकारा, दयाल ठाकुर। अब की अंदर से औरत की आवाज आई, ठाकुर नहीं है घर में। वह दरवाजे पर आकर चंद्रनाथ की पोशाक देखकर छिप गई, परंतु उससे मातृभाषा में बात करते सुनकर एक बार की डरकर भाग गई। अंदर से ही बोली, ठाकुर घर पर नहीं है। कब आएंगे? दोपहर को। चंद्रनाथ अंदर दाखिल हुआ। आनंद, शंका और लज्जा, इन तीनों के मेल के कारण उसकी छाती कांप गई। भीतर सरयू है, परंतु अंदर आकर किसी को नहीं देख पाया। पूछा, घर में क्या कोई नहीं है? नहीं। वे लोग कहाँ गए? कौन? एक औरत। बस मुझे तो छोड़कर यहां और कोई नहीं रहता। एक छोटा बच्चा? नहीं, कोई नहीं। चंद्रनाथ वहीं बैठ गया। ये तब गए कहाँ? दासी घबरा गई, बोली, नहीं जी, यहां तो कोई नहीं रहता। मैं और ठाकुर महाशय रहते हैं। 1 महीने से कोई यजमान भी नहीं आया। चंद्रनाथ स्तब्ध होकर मिट्टी की ओर देखता हुआ बैठा रहा। उसके मन में जो बातें उठ रही थी उसे भगवान ही जाने। बड़ी देर बाद फिर पूछा, तुम यहां कितने दिनों से हो? करीब 1.5 साल से। फिर भी किसी को नहीं देखा। एक गोरी सी औरत और एक छोटा सा लड़का या लड़की हो, या केवल एक औरत ही? कोई नहीं, किसी को नहीं देखा। नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा। किसी के मुंह से कोई बात नहीं सुनी? नहीं। चंद्रनाथ ने और कोई बात नहीं पूछी। वहीं दयाल ठाकुर का इंतजार करते हुए बैठा रहा। उसकी सरयू अब बची नहीं, इसे वह समझता था। फिर भी सुनकर जाना उचित है, इसलिए वह बैठा रहा। 1-1 मिनट 1-1 साल की तरह गुजर रहा था। दोपहर को हरिदयाल ठाकुर घर आए। पहली नजर से देखकर तो वे चौंक गए, परंतु बाद में पहचान कर रूखे स्वर में कहा, वही तो, चंद्रनाथ बाबू, कब आए? चंद्रनाथ ने टूटी आवाज में कहा, बड़ी देर हुई। ये सब कहाँ है? हाँ, ये सब तो। चंद्रनाथ गिरते गिरते उठ खड़ा हुआ।
जी जान से कोशिश करके अपने को संभाल कर पूछा, कब खत्म हुई? क्या खत्म हुआ? चंद्रनाथ ने उसे सूखे और टूटे कंठ स्वर से चिल्लाकर कहा, सरयू कब मर गई ठाकुर? ठाकुर ने अब की बार समझकर कहा, मरेगी क्यों, अच्छी तरह है। कहाँ है? कैलाश काका के घर। वह कहाँ है? इस गली के आखिर में, कटहल के नीचे वाले घर में। सिर पकड़कर चंद्रनाथ फिर बैठ गया। बड़ी देर चुपचाप बैठा रहा। इसके बाद शांत स्वर में पूछा, वह यहाँ क्यों नहीं रही? दयाल ठाकुर ने सोचा कि साफ कहना बुरा नहीं है और बेकार लज्जित होने की कोई वजह भी ना देखकर साहस बटोरकर कहा, जिसे आप घर में जगह नहीं दे सके उसे मैं क्यों दूं? मेरा भी तो 5 आदमियों से मिलकर ही रहना काम। चंद्रनाथ समझ गया कि यह बात बिल्कुल सत्य है। कुछ सोचकर कहा, कैलाश काका के घर कैसे गई? वे खुद ही ले गए। कौन है वे? काशीवासी का एक दुखी ब्राह्मण। सरयू क्या उन्हें पहले से जानती थी? हाँ, खूब जानती थी। उनकी उम्र क्या है? बूढ़े हरिदयाल ने मन ही मन हंसकर कहा, उनकी उम्र शायद 60 साल की होगी। सरयू को माँ कहकर पुकारते हैं। वहां कौन कौन है? एक नौकरानी सरयू और विशु। विशु कौन है? सरयू का लड़का। चंद्रनाथ ने खड़े होकर कहा, जाता हूं। हरिदयाल ने रोका नहीं। चंद्रनाथ धीरे से बाहर हो गया। गली के अंत में आकर एक आदमी से पूछा, कैलाश काका का घर कौन सा है, जानते हो? उसने उंगली के इशारे से दिखला दिया। चंद्रनाथ एक बारगी अंदर चला गया। सामने किसी को नहीं देखा। केवल एक हष्ट पुष्ट बालक घर के सामने बरामदे में बैठकर एक थाली में पानी लेकर अंग प्रत्यंग को धो रहा था और बीच बीच में अत्यंत संतुष्टि से देखता था कि शीशे में उसके मुंह की काली छाया किस तरह कांप कांप कर उसके साथ हास परिहास कर रही है। चंद्रनाथ ने उसे एकदम छाती से लगाकर कमरे में प्रवेश किया। बालक न आश्चर्यचकित हुआ और न ही डरा। देखने से लगता था कि अपरिचित लोगों की गोद में जाना उसके लिए नई बात नहीं है। उसने चंद्रनाथ की नाक पर कांच सा हाथ रखकर और उसकी ओर देखकर कहा, कौन हो तुम? चंद्रनाथ ने अत्यंत स्नेह से उसका मुंह चूमकर कहा, मैं तुम्हारा बाबा। बाबा? हाँ बाबा। और तुम कौन हो? मैं विशु हूं। चंद्रनाथ ने पॉकेट से चेन वाली घड़ी निकालकर उसके गले में पहना दी। पॉकेट से छुरी, पेंसिल और मनी बैग जो कुछ भी पाया उसे पुत्र के हाथ में गोज दिया। खोजने पर भी हाथ में वह कुछ नहीं आया जिसे पुत्र के हाथ में दिया जाता। विशु ने बहुत सा धन हाथ में पाकर पुलकित होकर कहा, बाबा। इसी बीच लखिया की मां ने बहुत गोलमाल कर दिया। उसने हठात जंगले से भीतर से देखा कि एक साहब घर में घुसकर विशु को गोद में लिए घूम रहा है। वह सांस रोके एकदम रसोई घर में दौड़ पड़ी। घर में कैलाश चंद्र नहीं थे। बहुत दिनों बाद वे विश्वेश्वर की पूजा करने गए थे। सरयू भी कुछ देर पहले मंदिर से लौटकर रसोई करने बैठी थी। लखिया की मां ने हाफते हाफते कहा, माई जी क्या है रे? घर में एक सांप घुसकर विशु को गोद में लिए घूम रहा है। वह आश्चर्यचकित होकर बोली, कौन है रे? कहकर दरवाजे की ओर से देखने लगी, परंतु देख ना सकी। लखिया की मां ने उसकी साड़ी खींचकर कहा, मत जाओ, बाबा जी को आने दो। सरयू ने नहीं सुना। उसे विश्वास नहीं हुआ। आगे बढ़कर जो कुछ देखा उससे लगा कि दासी ने झूठ नहीं कहा कि एक सांप घुमा रहा है विशु को और धीरे धीरे विश्वेश्वर से बातें भी कर रहा है। हिम्मत करके वह जंगले के पास गई, जिसकी छाया देखते ही वह पहचान जाती थी। उसे पलक झपकते ही पहचान गई। यह उसका पति चंद्रनाथ है। अंदर जाकर गले में आंचल डालकर पाँव में सिर रखकर प्रणाम करके सरयू ने मुंह उठाकर खड़ी हो गई। चंद्रनाथ ने कहा, सरयू। थैंक यू फॉर लिसनिंग गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और लाइक एंड शेयर